जो सीसेट का जो 4 दिसंबर का हमारा जो टेस्ट सीरीज था उसके वीडियो सॉल्यूशंस पे आते हैं। ये 2 पार्टें बनेगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम लोग मैथ्स को कवर करेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें रीजनिंग को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना। क्यों, इसमें सीसेट के साथ भी क्या होगा, जो आपके वन डेयर एग्जाम्स और जो व्यापम वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस को पकड़ के उसको कम समय में सॉल्व करना, वो कॉन्सेप्ट भी साथ में सीखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित किया जाए कि उनके व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल्स उल्टा कर देंगे और उनका जो योग करेंगे तो 1/12 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से देखें तो 50 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट मान लेते हैं x और दूसरा पार्ट मान लेते हैं y। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 1/x प्लस 1/y ये हमको 1/12 मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला पोर्शन हुआ। सेकेंड पोर्शन यहाँ पर क्या हुआ कि अगर सम ऑफ 2 नंबर्स 50 बोल रहा है, अगर एक नंबर को x लिया और दूसरे नंबर को 50 माइनस x लिया, हम इस तरीके से सॉल्व करने जाएंगे या इस तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम इसको इतने लंबे समय में उसको सॉल्व कर सके। ठीक, तो पहले अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ये दिया, दूसरा ये दिया, तीसरा ये दिया, चौथा ये दिया हुआ है। पहला काम 50 को बांटना है। 24 और 36 हम जोड़े तो इसका टोटल कितना मिल रहा है, 60। तो ये आंसर हो सकता नहीं है, पहला ऑप्शन कट गया। ठीक, दूसरा ये जो नंबर है ये नंबर हमारा क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो ये जो ऑड वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। बचा कौन सा ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन और साथ में बचा है डी ऑप्शन। यहां से स्टार्ट करते हैं। 1/20 प्लस 1/30 करके देखते हैं। दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 60। इस 20 से डिवाइड किया 60 को तो यहां पर मिला 3 प्लस इससे डिवाइड किए तो यहां पर 2 इक्वल टू क्या मिला 5/60। काटे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/12। ये हमको मिल रहा है और इस वैल्यू में ये चीज जस्टिफाई हो रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर सपोज आंसर इसमें नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे और दोनों में किसी एक में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है उसका हर की तुलना में कितना कम है, 4 कम है। ठीक, भिन्न की बात है, फ्रैक्शन की बात है। तो जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म में होता है, कोई जो फ्रैक्शन होता है वो होता है हमारा P/Q के फॉर्म में होता है। जो ऊपर हम बोलते हैं इसको बोलते हैं अंश, मतलब न्यूमरेटर हुआ, और जो नीचे वाला हुआ हर, ये हमारे पास क्या हुआ, डेनोमिनेटर हुआ। ठीक है, पहला पोर्शन देखते हैं। भिन्न का अंश हर की तुलना में कितना कम है, 4 कम है। मतलब जो न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर से कितना कम है, 4 कम है। ठीक है, कितना बोल रहा है, 4 कम है। पहला ऑप्शन देखे, ये जो 4 है और यहाँ पर 9 है, क्या ये 4 9 से 4 कम है, नहीं, यहाँ पर कितना कम बता रहा है, 5। तो ये ऑप्शन हमारे पास कट गया। बचे यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक, एक ऑप्शन हम ले लेते हैं 5/9 और दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 3/7। यहाँ पर देखते हैं। ठीक, सेकेंड पोर्शन क्या बोल रहा है कि अंश में 2 घटाया जाए, यहाँ पे 2 माइनस किए तो ये हो गया 3, और हर में 1 बढ़ाया जाए तो ये हो गया 10। ये पहला होगा। और उस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर अगर 2 कम किए और यहाँ पर 1 प्लस किए तो ये कितना हुआ, 1/8। ये 2 ऑप्शन हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, जब 1 बढ़ाया जाता है तो हर अंश का कितना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। मतलब जो डेनोमिनेटर है न्यूमरेटर का कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो 10 है 3 का 8 टाइम्स है क्या, नहीं है। और ये जो 8 है 1 का 8 टाइम्स है, हाँ, तो ये जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 3/7 होगा। क्लियर हो गया सेकंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो क्या बोल रहा है। ठीक, ये नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑप्शन से रिलेटेड और बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला लगभग हर एग्जाम में देखोगे तो आप ये वाला क्वेश्चन टकराता ही टकराता है। ठीक, 3 संख्याओं के बारे में बोला है तो हम 3 नंबर को क्या ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं ए, एक को ले लेते हैं बी और एक को ले लेते हैं सी। नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझते हैं।
नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझते हैं। वहां पर क्या बोला, अगर मैं बोला कि मैं आपका दुगना हूं तो आप मेरे क्या हो जाओगे, आधे, ठीक है। और अगर मैं बोला कि मैं आपका तिगुना हूं तो आप मेरे क्या हो जाओगे, 1/3, मतलब थर्ड पोर्शन हो जाएगा। तो यहां पर बोल रहा है 3 नंबर में फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, मतलब पहली संख्या दूसरे का क्या बोल रहा है, दुगना। अगर ये नंबर x हुआ तो ये नंबर यहां पर क्या हुआ, 2x हुआ, क्योंकि पहला कंडीशन बोल ही ये रहा है कि पहली संख्या दूसरे का कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 3 संख्या पहली संख्या दूसरे का 2 गुना है लेकिन तीसरे का 3 गुना है, मतलब ये जो नंबर है ये इसका कितना गुना है, 3 गुना है, मतलब ए सी का 3 गुना है, थ्राइस है, तो सी क्या हो जाएगा, इसका तीसरा भाग होगा। तो x अपॉन क्या हो जाएगा, 3, उसका तीसरा भाग होगा। अब बोला है कि तीनों का औसत, तीनों का औसत बोला है, मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया 517। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1551, ये पोर्शन हो जाएगा, ठीक। अब ये किस में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो सॉल्व करने में और दिक्कत जाएगा। तो यहां पर जो डेनोमिनेटर है, हर है, वो कितना दिया हुआ, 3, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो मतलब a का वैल्यू कितना हुआ, 6x, b का वैल्यू कितना हुआ, 3x, और c का वैल्यू कितना हुआ, 2x। यहां पर इस वैल्यू को पुट कर लिए, तो इसका मतलब तीनों प्लस किए तो 11x इज इक्वल टू 1551 आ गया, x इज इक्वल टू 155 अपॉन 11 किए तो ये कितना हुआ, 141। x का वैल्यू कितना, 141। पूछा क्या है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के अंतर पूछा है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का अंतर पूछा है, कितना आया, 4x। इसीलिए 4 इंटू 141 इट विल बी 564, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर फॉर्म और रिपीटेंस ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब कोई भी 2 नंबर, जैसे मैंने बोला 12, 4 अंकों की संख्या बनना है, 2 नंबर का रिपीटेंस हो रहा है, तो ये 12 हुआ। अगर सपोज मैं 24 लिया तो ये कितना हुआ, 24 हुआ। अगर सपोज मैं 35 लिया तो ये कितना हुआ, 35। मतलब जो 4 अंकों की संख्या बनेगी 2 अंकों के रिपीटेंस से बनेगी, मतलब दोहराव से बनेगी। तो ये नंबर हमेशा डिवाइड किससे होता है, 101 से डिवाइड होता है। याद रखना, 100 के बाद जो पहला प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 101 होता है। इसी प्रकार अगर 3 का रिपीटेंस होगा तो 1000 होगा, 1001 होगा, और 4 का रिपीटेंस होगा तो कितना हो जाएगा, 10001 होगा। ये इस तरीके से होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5वां नंबर क्वेश्चन। जो 5वां नंबर है वो हमको क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का योग कितना बोल रहा है, 150। योग कितना बोल रहा है, 150 बोल रहा है, ठीक। तो हम एक नंबर को ले लेते हैं, उसमें एक नंबर को ले लेते हैं x, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 150 माइनस x। यही बोला अपने को, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो, ठीक। पहली संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 1/16, दूसरी संख्या के 1/6 भाग से कितना अधिक है, 5 अधिक है। ऐसा ही बोला है, पहली संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 1/6 भाग से कितना अधिक है, 5 से प्लस 5 इक्वल टू कर लिए। ये सॉल्व किए तो x/4 इक्वल टू, इससे यहाँ पर हुआ 30 और यहाँ पर हुआ 150 माइनस x प्लस कितना हुआ, 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा, सॉरी नीचे 6 जो नीचे होगा यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, 6 × 5 30 होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू, प्लस किए तो 180 इंटू 4, 720 माइनस 4x, ये प्लस किए 10x इज इक्वल टू 720, तो x कितना हो जाएगा, 72। तो अब 150 को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक हुआ अगर मान लो 72, तो दूसरा कितना होगा, 78। 150 माइनस 72 करोगे तो 78 हो जाएगा। क्या पूछा है, छोटा नंबर, तो 72 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या, अब ये महत्तम लघुत्तम चालू हो रहा है, इस चीज को याद रखना, कहीं पर ही बोलेगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह न्यूनतम संख्या या वह कम से कम संख्या, तो हमेशा क्या निकलेगा, लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम निकलेगा। और कहीं पर ही बोलेगा यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या अधिकतम संख्या, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो निकालेंगे महत्तम समापवर्तक HCF निकालेंगे, ठीक है। तो बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर कितना हो जाए, शेष कितना बच रहा है, 3 बचना चाहिए, लेकिन 9 से विभाजित होने पर कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए। कंडीशन बोल रहा है कि 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो 5, 6, 7 और 8 का हमने एलसीएम निकाल लिया, इसका निकाल लिया हमने एलसीएम, ये आया 840 और शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो 3 को प्लस कर लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा 843, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, अगर मैं उसको 9 से विभाजित करता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हुआ 15, तीनों संख्याओं का योग कितना हो रहा है 15 हो रहा है, इसका मतलब ये 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, पहला 840 हुआ, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 1680 और यहाँ पे फिर से 3 प्लस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1683। 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 3 कितना हुआ 18, 18 किससे भाग जा रहा है, किससे भाग जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1683। अगर सपोज यहाँ पर वो नंबर मिलता है जो हमारा क्या होगा 9 से भाग नहीं जाएगा, तो अगली बार क्या करोगे, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस करोगे, तब भी नहीं आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 प्लस करोगे, और इसी सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अधिकतम संभव, अभी कुछ देर पहले बताया था ग्रेटेस्ट नंबर, कहीं पर भी ग्रेटेस्ट बोलेगा तो क्या निकालेंगे, आंख बंद करके निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक HCF। 7 मीटर बोला है, तो 7 मीटर बोला है, तो ये कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर का मिक्सचर है आगे, तो सभी को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो हुआ, ये हुआ 385 सेंटीमीटर, और ये जो हुआ, ये हुआ 1295 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तीनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लो तो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया 7वां, 8वां, यदि n सबसे बड़ी संख्या है, यदि n एक संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है, जिसको 1305, 4665 और 6905 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, ठीक है। n इज द लार्जेस्ट नंबर और द हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर। मतलब क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर निकालना है जिसको 1305 से 4665 से और 6905 से डिवाइड करने पर हर स्थिति में समान शेषफल बचा है, मतलब द रिमाइंडर विल बी इक्वल इन ईच एंड एवरी केसेस। तो ऐसे में क्या करते हैं, यहां पर इसको माइनस किए तो ये हुआ 6, ये हुआ लास्ट में 0, ये 6, ये 3 और यहां पर ये 3, इसको इससे माइनस किए 0, 4, ये दोनों का HCF फाइंड किए, ये दोनों का महत्तम समापवर्तक निकले, दोनों में 0 कॉमन है तो 0, 336 और 224 112 के में जाएगा तो 1120, तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 1120, जिसको हम लोग क्या करेंगे इन नंबरों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष बचेगा। लेकिन हमको नंबर नहीं पूछा है, पूछा क्या है, जो अंक है उनका योग पूछा है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 0 कितना हुआ 4, तो ये हमारा आंसर होगा 4। क्लियर हो गया 8वां नंबर। चलो 90 नंबर में आ जाते हैं। क्या बोला है, एक थैली में किस किस के सिक्के रखा हुआ है, एक बैग है उसमें 50 पैसे के, 25 पैसे के और
10 पैसे के कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:9:4 ये दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं 50 पैसे के 5x सिक्के हैं, 25 पैसे के 9x सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4x सिक्के। और उस बैग में जो कुल रुपयों की, मतलब बैग में अपन क्या करेंगे, इन सभी सिक्कों को मिलाएंगे तो हम गिनेंगे कितना रुपए है, टोटल हमको रुपए कितना दिया, 206 रुपए में दिया। यहाँ पे हम सिक्कों में ले रहे हैं, मतलब पैसे में ले रहे हैं, और यहाँ पर किस में दिया है, रुपए में दिया है। तो पहला काम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 20600। यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 250x प्लस ये मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 225x प्लस ये मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 40x, और तीनों मिला के इसके बराबर होगा, है ना भाई, क्योंकि इन सभी सिक्कों को मिला के उसके मूल्य के बराबर होना चाहिए। तीनों प्लस किए तो 515x बराबर 20600, x इक्वल टू 20600 डिवाइडेड बाई 515। 103 5 बार में, 103 200 बार में, 5 1 बार में, 5 40 बार में, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 40। तो ये हुआ 200, ये हुआ 360 और ये हुआ कितना हुआ, ये वैल्यू जो हुआ ये हुआ 40 और 160। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास समय बहुत कम है और इसी को तुरंत बनाना है, तब कैसे करेंगे। रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:9:4, मतलब इसके में कितना दिया है, ए के में दिया है 5, बी के में दिया है 9 और सी के में क्या दिया हुआ है 4, बी में क्या दिया हुआ है 9। तो जो बीच का नंबर है 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये जो नंबर है बीच का 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। ये होता है, हाँ होता है। ये होता है, हाँ होता है। ये होता है, नहीं होता। तो ये और ये ऑप्शन कट गया, ठीक। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, मतलब a का वैल्यू c के वैल्यू से क्या है, बड़ा है। यहाँ हम देखते हैं a का वैल्यू c के वैल्यू से क्या है, कम है, और यहाँ देखते हैं a का वैल्यू c के वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए ये हमारा आंसर होगा इस तरीके से। तो सॉल्व करने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला बोला है कि 64 लड़के और 40 लड़कियां हैं। बॉयज़ कितने हैं, 64, गर्ल्स कितना बोल रहा है, 40। एक सोशल अभियान के दौरान, एक्टिविटी के दौरान यहाँ पर देखते हैं कि 64 बॉयज़ और 40 गर्ल्स हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि जितने लड़के हैं और लड़कियां समूह में, मतलब उतने ही लड़के और लड़कियां, मतलब अगर मान लो x लड़के अगर शामिल हुए तो x लड़कियां भी शामिल होंगी, और ऐसा करने के बाद एट प्रेजेंट रेशियो कितना हो जा रहा है, 4:, क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 192 प्लस 3x इज इक्वल टू 160 प्लस क्या हो जाएगा, 4x। तो x का वैल्यू कितना हुआ, 32। अब बोला है कि एट प्रेजेंट में कितने बच्चे हैं, लड़के और लड़कियों को मिला के एट प्रेजेंट में टोटल कितने ही है बोल रहे हैं। पहले लड़के कितने थे, 60, और लड़कियां कितनी थी, 64 और कितनी थी, 40। पहले कितने थे, 104। अभी 32 प्लस 32, लड़के और लड़की दोनों आए हैं ना, तो 64 और ऐड हो गए। तो एट प्रेजेंट सिनारियो में कितने लोग हैं, 168 लोग हैं। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया 10वां, ठीक। 11वें में आ जाते हैं। 11वां बोल रहा है कि 2600 को 3 भागों में बांटना है, ए में, बी में और सी में। ए को कितना मिला, 1/2, बी को मिला 1/3 और सी को कितना मिला, 1/4। तो हमको ये निकालना है कि ए सी से कितना अधिक है। ये जो ए है वो सी से कितना अधिक है, हमको ये निकालना है, ठीक है। अब अगर क्या हुआ, नॉर्मल तरीके से अब मैं देखा, अगर मैं इसको बोला ए बी सी को 2, 3 और 4 में बांटना है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2x, बी क्या होगा 3x और सी क्या होगा 4x, ऐसे ही होगा।
लेकिन ये किस में दिया अपने को, फ्रैक्शन में 1/1/2, 1/3, 1/4, मतलब इनवर्स रेशियो में दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो निकालना पड़ेगा, मतलब व्युत्क्रमानुपात निकालना पड़ेगा। तो ये 2, 3 और 4 का लघुत्तम हुआ 12, तो इसलिए इसको ही 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको ही 12 से किया और इसको भी 12 से किया। तो ए के पास होगा 6x, बी के पास होगा 4x और सी के पास होगा 3x और तीनों मिला के 13x, जो कि 2600 के बराबर है। तो x हो जाएगा 2600/13, तो इसका वैल्यू कितना आया, 200। कितना आया, 200। निकालने क्या बोला है कि ए सी से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 6x और 3x है, 3x अधिक है, x का वैल्यू कितना, 200, तो 3 गुणित 200 बराबर कितना हो जाएगा, 600, और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया 11 वाला, ठीक। अब आ जाते हैं 12वें वाले में। 12वां वाला क्या बोल रहा है, 12वां वाला बोल रहा है कि 2a + 3b अपॉन 5a - 3b = 23/5। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 10a + 15b बराबर 115a - 69b, इस तरीके से होगा। इसको इधर लेके आए तो 84b और इसको इधर लेके आए तो 105a, 105a यहां तक आया, ठीक। दोनों 21 से कटेगा, 21 से कटेगा दोनों के दोनों, 21 से कितने बार में, ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 4 बार में। तो इसका मतलब 4b = कितना आया, 5a। इसको इसके नीचे लेके आए तो b/a का वैल्यू कितना हुआ, 5/a, मतलब b का वैल्यू 5 और a का वैल्यू कितना होगा, 4। फाइनल में होगा, निकालना है ba, मतलब b × a निकालना है, तो 5 × 4 कितना होगा, 20। ये हमारा आंसर होगा 20, मतलब सी ऑप्शन। क्लियर होगा 12th वाला। चलो 18 में आ जाते हैं, ठीक। 18 बोल रहा है कि 18 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है, 124। आपके पास 18 नंबर हैं, कितने नंबर है, 18 नंबर है, और उनका जो एवरेज है वो कितना दिया है, 124। लेकिन पता क्या चल रहा है, 2 नंबर्स, ये 46 और 82, मतलब प्लस किए तो कितना हुआ, 128। ये गलत था, 46 और 42 यहां पर क्या था, गलत था। और उसका जो सही वैल्यू था वो कितना था, 64 और 28 था। प्लस के तो कितना हो जाएगा, 92। मतलब गलती से क्या किया है, इस 92 को लिखना था टोटल में, लेकिन लिख कैसे गया, उस नंबरों को रिवर्स करके लिखा तो कितना लिखा गया, 128 लिखाया है। तो अधिक कितना लिखाया है, 36 अधिक लिखाया है। तो जो सही वैल्यू होगा वो क्या होगा, 36 क्या होगा, कम होगा। मतलब जो टोटल होगा वो 36 कम होगा। नंबर कितने हैं, 18, तो एवरेज कितना कम होगा, एवरेज कम होगा, 2 कम होगा। तो जो सही एवरेज होगा वो कितना होगा, 122। क्लियर हुआ, नंबर था 13th नंबर। आ जाते हैं 14th वाले में। एक कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में आपके पास 30 छात्र हैं, मतलब 30 मेंबर्स हैं, और उन 30 मेंबर्स का जो एवरेज है वो कितना दिया, 12 ईयर्स है। तो अगर 30 का एवरेज 12 है तो इन पूरे 30 लोगों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, 360 होगा। इनमें से 5 है जिनका एवरेज 10 है, तो इनका टोटल कितना हुआ, 50। बाकी 5 है उनका एवरेज दिया है 14, तो इनका टोटल कितना हुआ, 70। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो और इस 10 का टोटल कितना हुआ, 120। मतलब 30 लोगों का टोटल दिया हुआ है 360, उसमें 10 लोगों का टोटल दिया हुआ है 120। तो रिमेनिंग कितने बचे, 20 लोग बचे, और उस 20 का जो टोटल होगा वो कितना होगा, वो होगा 240। तो
तो इन 20 का जो एवरेज होगा वो कितना होगा 240/20 कितना हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 में आ जाते हैं। ठीक, 5 क्रमागत संख्या बोला है। क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है, एक के बाद एक जो आता है। ठीक है, अच्छा क्रमागत संख्या में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्रमागत संख्याओं में यह होता है कि अगर आपके लाइन से क्रमागत संख्या दिया हुआ है, आप अगली एक संख्या जोड़ोगे। आपके पास मान लो A B C D E ऐसा 5-6 कितना भी नंबर दिया हुआ है। अगर आप अगला एक नंबर यहाँ पे जोड़ोगे या इस फर्स्ट नंबर को रिमूव करोगे तो हमेशा क्या होगा +0.5, मतलब 0.5 का एवरेज में क्या होता है, वृद्धि होता है। उसी प्रकार अगला 2 नंबर को जोड़ोगे और सामने के 2 नंबर को निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 1 का क्या होगा, वृद्धि होगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, और ये अगर अपने को मान लो क्रमागत सम संख्या दिया या विषम संख्या दिया हुआ है, क्रमागत संख्या में 1 में कितने का वृद्धि हो रहा है 0.5, 2 में कितने का होगा 1, और विषम संख्या और सम संख्या होगा क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव होगा तो 1 में क्या होगा 1 का वृद्धि होगा, 2 में 2 का वृद्धि होगा, 3 में 3 का वृद्धि होगा। उसको याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कितने नंबर बोला है 7, तो 1 2 3 4 5। ठीक, 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 7। क्रमागत मतलब मिडिल वैल्यू होगा, 5 नंबर है मतलब इसका मिडिल वैल्यू क्या होगा, एवरेज होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। तो ये नंबर क्या हुआ 8 और ये 9 और ये कितना हुआ 6 और ये कितना हुआ 5। हमको पढ़ना भी नहीं आगे। हमको बोला है कि 3 नए नंबर जोड़ दिए तो नया नंबर क्या होगा 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा, और ये तीनों का फिर से एवरेज निकालने बोलेगा तो मिडिल वैल्यू नंबर इसका एवरेज होगा, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर होगा। देख लो 3 नए नंबर जोड़ा तो एवरेज कितना बढ़ा है, एवरेज कितना हो गया 8.5। 3 नंबर है ना, तो पहले एवरेज कितना था 7 से कितना हुआ 8.5, मतलब 1.5 का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, अगले में आते हैं 16 नंबर। 11 पारियों में एक खिलाड़ी। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को 11 पारी के बारे में बात कर रहा है। एक मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चंस को ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि क्या होगा कि आगे जो आप दूसरे में एग्जाम दोगे ना, जैसे आप व्यापम का एग्जाम दोगे या 1 टेर एग्जाम्स दोगे ना, तो उसमें क्या होता है हमारे पास समय नहीं होता उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब क्वेश्चंस क्या होगा, कॉन्सेप्ट उस जगह काम आएगा। अभी तुम लोग आगे जाके जो बाकी वीडियो भी देखोगे ना, जैसे हमारे रीजनिंग का बनेगा वीडियो और बाकी जो आगे भी CSET के सॉल्यूशंस होंगे ना, उससे भी सेम ऐसे रहेगा, ताकि तुम लोग कम समय में क्या कर सको उसको एग्जाम में कैसे क्रैक करो तुम लोग को वो मालूम चल जाए। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम फैक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अगला आ जाता है 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर बोल रहा है हमारे पास कितने नंबर हैं 11 पारियों में। 11 पारियों में एक खिलाड़ी का एक निश्चित औसत बनाया गया। अगली पारी में उसने 90 बनाए जिससे उसका औसत क्या हो गया 5 कम हो गया। मतलब बहुत महान खिलाड़ी है भैया, 90 बनाए तो भी एवरेज क्या हो गया 5 कम ही हो गया। मान लेते हैं उसका 11 पारियों का औसत कितना था x था, तो उसने 11 पारी में टोटल कितना बनाया 11x। ठीक है, अगली एक पारी खेला है और उसमें कितना बनाया है 90 रन, तो इसका मतलब ये जो है वो पूरी 12 पारियों का टोटल है 11x + 90। ठीक है, लेकिन जब ये 90 बना रहा है अपनी 12वीं पारी में तो औसत क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। औसत कितना कम हो रहा है 5 कम हो रहा है। औसत कितना कम हो रहा है 5 कम हो रहा है। तो इस 12 पारियों का औसत कितना होगा x - 5 होगा। तो इस 12 पारियों का जो टोटल होगा वो कितना होगा 12x - क्या हुआ 60। ये भी 12 इनिंग्स का टोटल है और ये भी 12 इनिंग्स का टोटल है। तो अब अगर ये दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 150। मतलब 11 पारी तक उसका एवरेज कितना था 11 पारी तक उसका एवरेज कितना था 150 था, लेकिन 12वीं पारी में उसने 90 बनाया जिससे उसका एवरेज क्या हो गया 5 कम हो गया।
तो 12 पारी के बाद अगर उसका औसत बोलेगा तो वो कितना हो जाएगा 145। एग्जाम में ध्यान से देखना, तुमको बोला क्या है, 11 पारियों का औसत बोला है या 12वीं पारी के बाद का औसत बोला है। यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है। ठीक, अगला आ जाते हैं आयु वाले में। अच्छा, आयु वाले में याद रखना हमेशा, जब भी पिता पुत्र देगा, माता पुत्री देगा, या माता अपने क्या दिया, माता पिता दिया हुआ है, या माता और पुत्र दिया हुआ है, तो जब भी बोलेगा दुगना बोलेगा, 3 गुना बोलेगा, 4 गुना बोलेगा, 2.5 गुना बोलेगा, 2 गुना बोलेगा, तो याद रखना जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो गुना करते हैं, जो प्रोडक्ट करते हैं, हमेशा स्मॉलर वन से करेंगे, छोटे से करेंगे। जैसे बोला है कि माता और पुत्र दिया हुआ है, तो छोटा कौन हुआ, पुत्र हुआ, तो गुना किस में होगा, पुत्र में होगा। उस चीज को याद रखना। ठीक, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना बोल रहा है, 60 वर्ष। तो एक साइड आपके पिताश्री हैं और एक साइड उनके सुपुत्र हैं, दोनों का योग दिया 60 वर्ष। तो अगर पुत्र हमारे x हुआ तो उनके पिताश्री कितने हुए, 60 माइनस x। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, फिर अगला बोला है कि 6 साल पहले, तो इनको भी 6 साल घटा लो और ये भी 6 साल घटा लो। तो क्या कंडीशन बोल रहा है, फादर वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। तो ये किए तो 54 माइनस एक्स बराबर 5x माइनस कितना हुआ, 30 हुआ। यहाँ लेके आ गए तो ये बन गया 84 और इसको इधर लेके चले गए तो ये बना 6x। इसीलिए x बराबर क्या होगा, 84/6। कितना होगा, 14। x का वैल्यू कितना हो गया, 14। अगर बोलेगा सन का आयु तो कितना हो जाएगा, 14। और अगर बोलेगा पिता का बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 60 में से 14 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। ठीक, 18 में आ जाते हैं। 18 में बोल रहा है कि जूली की आयु उसकी पुत्री की आयु का कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो जूली मोहतरमा है, उनकी सुपुत्री की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो ये जूली और ये उनकी सुपुत्री। अगर सुपुत्री x हुई तो जूली कितनी हो गई, 3x। पहला कंडीशन। ठीक है, ये प्रेजेंट एज है। 12 वर्ष बाद बोला है तो सुपुत्री भी 12 वर्ष बढ़ी और जूली मोहतरमा भी 12 वर्ष बढ़ी। तो कंडीशन ये बोल रहा है कि 12 साल के बाद जो उनकी सुपुत्री है, जूली की आयु का कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना होगा। तो यहां 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। तो 3x प्लस 12 बराबर 2x प्लस 24। तो जो x होगा वो कितना आ जाएगा, 12। तो सुपुत्री बोलेगा तो 12 साल और जूली बोलेगा तो 12×3 = 36 साल। पूछा क्या है, सुपुत्री पूछा है, तो 12 हमारा आंसर होगा। क्लियर। आ जाते हैं 18 नंबर पर, कि बहुत इंपॉर्टेंट एज का। 6 वर्ष पहले स्टीव और क्रिस की आयु का अनुपात 6:5 था, मतलब 6 साल पहले। तो हम पहले ही 6 इयर्स बैक में चले गए। अच्छा, अगर मैं बोला कि मैं 6 साल पहले 20 साल का था, अगर मैं बोला कि मैं 6 साल पहले 20 साल का था, तो वर्तमान उम्र मेरी कितनी होगी, 26 होगी। क्योंकि 6 साल पहले 20 का था तो वर्तमान आऊंगा तो क्या होगा, 6 प्लस होके आऊंगा। ठीक, ये चीज को याद रखना। तो 6 साल पहले स्टीव और क्रिस, मान लेते हैं उनका अनुपात कितना था, 6x और कितना था, 5x। ये बात कब का हो रहा है, 6 साल पहले का हो रहा है। तो प्रेजेंट एज क्या होगा, ये जो होगा, ये जो है और ये जो है, ये इनके प्रेजेंट एज है, वर्तमान एज है, याद रखना। और बोल रहा है 4 साल के बाद, मतलब 4 साल के बाद इनकी आयु में क्या अनुपात हो जा रहा है, 11 बटे क्या हो जा रहा है, 10। तो ये हुआ 6x प्लस 10 बटे 5x प्लस 10 बराबर 11 बटे 10। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो भाई 60x प्लस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 55x प्लस 110। 5x बराबर 10, तो x कितना आ गया, 2। x का वैल्यू कितना आया, 2। निकालने क्या बोला है, क्रिस का। क्रिस का क्या निकालने बोला, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब ये निकालना है।
x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, 5 दूनी 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16। मतलब वर्तमान में जो क्रिस भाई साहब हैं वो कितने साल के हैं 16 साल के हैं। अच्छा अगला आ जाते हैं। सुरेश अब 25 साल का है जबकि उसका चचेरा भाई कितने साल का है 7 साल का। सुरेश 25 साल, भाई 7 साल। कितने वर्षों के बाद, मान लो x वर्षों के बाद, तो ये भी x बढ़ेगा और ये भी क्या होगा x बढ़ेगा। कितने वर्षों के बाद सुरेश की आयु उसके चचेरी भाई के आयु का कितना गुना होगा 2.5 गुना होगा। जो सुरेश का आयु है चचेरे भाई का कितना होगा 2.5 गुना, मतलब 2.5। तो यहाँ पर हुआ 25 प्लस x और यहाँ पर हुआ 17.5 प्लस 2.5x। माइनस किए तो ये हुआ 7.5 इक्वल टू ये हुआ 1.5x इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 1.5 कटेगा तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 साल के बाद क्या होगा, जो सुरेश होगा अपने चचेरे भाई का कितना गुना हो जाएगा 2.5 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। ठीक, तो ये था मैथ्स का सॉल्यूशन। अभी जस्ट अगले वीडियो में हम लोग क्या मिलेंगे जिसमें क्या होगा रीजनिंग का सॉल्यूशन होगा।